पढ़ेंगे आपको लगेगा कि काफी ज्यादा बर्डन आ रहा है, तो आप घबराइए मत, आप सिर्फ एक बार उसको रीडिंग के लिए पढ़िए। फिर जब आप पॉलिटी पूरा कवर कर लेंगे तब आप उनको करंट अफेयर से लिंक कीजिए, फिर आप वापस एनसीईआरटी पढ़िए 11th-12th की। उस एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो मोस्टली मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। GS2 के अंदर पॉलिटी एंड गवर्नेंस आता है, तो उसके अंदर आप धीरे धीरे उनको नोट्स जब बनाएंगे तो जब वो आंसर राइटिंग लिखेंगे तब आपको समझ आएगा कि यस मैम बट सेम टाइम पर ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, या आई अंडरस्टैंड। तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको उस तरीके से समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। तो आप हाँ उनके कीवर्ड्स नोट डाउन कीजिए, उनको समझने की इस तरीके से कोशिश कीजिए ताकि आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो आपका सोर्स लक्ष्मीकांत है वहां से कवर हो रहा है, और जो आपका मेंस का जो कुछ स्टैटिक टॉपिक्स होते हैं जो कि पूछे जाते हैं वो आप एनसीईआरटी से भी कवर कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एनसीईआरटी इज मस्ट, इट्स वेरी गुड एनसीईआरटी। आप शायद अगर जब पहली बार पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, काफी डिटेलिंग है, लेकिन आप उसको धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यस आप इसको आंसर राइटिंग के अंदर काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जुडिशरी की तरफ मूव करते हैं। ठीक है गाइज, आपको ये तो पता ही है कि प्रेसिडेंट हमने कर लिया, एग्जीक्यूटिव हमने कर लिया, ठीक है, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। लेजिस्लेटिव हमने कर लिया जिसके अंदर पार्लियामेंट जिसको बोला जाता है। स्टेट लेजिस्लेचर ऑलमोस्ट सेम है, कुछ चीजें अलग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब आता है जुडिशरी, क्यों? क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव तीनों को मिला के होता है। तो जुडिशरी क्या होता है और क्यों होता है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर 3 लेयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और डिस्ट्रिक्ट पे जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपका ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ये जो लेवल नीचे नीचे ब्लॉक और विलेज लेवल पे आते रहते हैं। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हमें देखेंगे Unlike the American Constitution, Indian Constitution has established an integrated judicial system. Integrated judicial system का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे एक ही लॉ चलता है, मतलब आई मीन हायर लॉ चलता है, दैट इज अ सुप्रीम लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉ। ठीक है, विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हाई कोर्ट बिलो इट, एंड नीचे आप जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। Under a high court and below the state level, there is a hierarchy of subordinate courts, as I mentioned कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द लोअर कोर्ट्स। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स अडॉप्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से अडॉप्ट किया था। सो दैट्स वाई ये जुडिशरी जो है वो हमने ब्रिटिश टाइम से अडॉप्ट की थी रेदर देन अमेरिकन सिस्टम से हमने अडॉप्ट किया। वो इन्फोर्स बोथ द सेंट्रल लॉ एज वेल एज द स्टेट लॉ। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 124 टू 147। आप मुझे पार्लियामेंट के आर्टिकल प्लीज कमेंट के अंदर बताइए कि पार्लियामेंट का कौन सा आर्टिकल होता है और कौन सा, हाँ वो पार्ट कौन सा बोलते हैं एग्जीक्यूटिव को, आप वो कमेंट में बताइए। और मुझे पार्लियामेंट के आर्टिकल्स बताइए कि व्हाट आर द पार्लियामेंट आर्टिकल। प्लीज डोंट यूज गूगल, आपको जितना याद आ रहा है उससे ही आप मुझे बताइए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, नाउ आर्टिकल 124 टू 147 जो होता है दैट इज द आर्टिकल्स होते हैं जुडिशरी के। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिडिक्शन, पावर, प्रोसीडिंग एंड सो ऑन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द पार्लियामेंट इज ऑल्सो ऑथराइज टू रेगुलेट देम, पार्लियामेंट उनको रेगुलेट करता है। द कॉम्पोजिशन कैसा होता है और इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जो है वो 34 जजेस है, 1 चीफ जस्टिस एंड 33 अदर जजेस, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस। तो इसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो भी एट प्रेजेंट इतनी है। 2019 ने सेंटर ने नोटिफाइड किया था कि वो इंक्रीज करे नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम 31 टू 34 इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 31 से अब 34 हो गई है, यानी 31 से 34 हो गई है। This followed the enactment of the Supreme Court Number of Judges Amendment Act. This is very important. ये करंट अफेयर्स का है कि इसको कौन सा बोलते हैं, नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। ओरिजिनली स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो फिक्स थी, यानी कि 8 थी,
जिसके अंदर 7+1 था, लेकिन पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ टाइम, क्यों? क्योंकि पेंडिंग केसेस बहुत हो रहे हैं। जैसे जैसे हम मॉडर्न एरा में आ रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजिकल क्राइम भी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो जुडिशरी के पे बर्डन भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अगर नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा होंगे तो वो बहुत कम टाइम में ज़्यादा इफेक्टिवली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, केसेस को। नाउ अब जजेस का अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हमें देखना होगा। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एज आई टोल्ड यू कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती है उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। चीफ जस्टिस जो होता है वो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस को कैसे अपॉइंट करता है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट किया और उसका प्रेसिडेंट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। आई होप आई एम गेटिंग, आपको समझ आ रहा है। आई होप आप सिर्फ लाइव के लिए लाइव नहीं है, आप मतलब अच्छे से लेक्चर्स देख रहे हैं, और आई होप कि आप अगर इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएं। इंटरेक्टिव एज इन आप थोड़ा डाउट्स पूछें, या फिर मैंने अभी आपको बोला था पार्लियामेंट के आर्टिकल्स बताइए, बट नोबडी हैज़ रिटन दैट। आप पार्लियामेंट के आर्टिकल बताएंगे तो आई विल बी मतलब देखिए, आपको तो एनीवे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बट ये लेक्चर्स इफेक्टिव कब होंगे? आपको बहुत सारे सोर्सेज भी मिलेंगे इंटरनेट पे पढ़ने के लिए, लेकिन ये लेक्चर्स इफेक्टिव कब होंगे? जब हमारा कम्युनिकेशन होगा, जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, ओनली देन आपको समझ आएगा कि आपको क्या इशू है, मुझे भी समझ आएगा कि आपको क्या इशू है। आई थिंक मैं भी ज़्यादा अच्छे बेटर तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊंगी और बता पाऊंगी जो भी मेरे पास नॉलेज है और जो भी मेरे पास स्किल्स है। और इसमें आप भी अगर आप थोड़ा इंटरेक्टिव रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि अगर आपके डाउट्स रहेगा, आपको लगेगा बाद में देखेंगे, बाद में पूछेंगे, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस एक्चुअल में बहुत बड़ा है। अगर आप सारे टॉपिक्स अगर देखो तो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो अगर हम उनको उस टाइम पे नहीं डील करेंगे तो आई थिंक ये बहुत लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ समझना है, बाद में आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। तो जब तक आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, हाउ विल यू एबल टू डू दैट, राइट? सो आई रिक्वेस्ट कि लाइव है, आई एग्री, आप मेरे सामने नहीं हो, मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, उस तो फिजिकल इंटरेक्शन नहीं है, बट अगर ऑनलाइन इंटरेक्शन है, आप लोग आई थिंक ऑल ऑफ यू आर लाइक मोस्टली मोल्डेड विद द सोशल मीडिया सिस्टम बिहाइंड द लैपटॉप्स या मोबाइल्स, आपके लोगों से बात करते हैं। तो जैसे आप फेसबुक पे इंटरेक्शन करते हैं, इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया साइट्स पे या व्हाट्सएप पे, आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ पे भी इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि जब आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल दीज आर वेरी स्टैटिक टॉपिक, तो कई बार है ना बोरियत सी होने लगती है टॉपिक्स को पढ़ते पढ़ते, कि अरे क्या पढ़ा रही है मैम, ये समझ ही नहीं आ रहा, हम तो इस बैकग्राउंड से, अब क्या पढ़ा रहे हो आप। तो उसको अवॉइड करने के लिए आप प्लीज थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। अब एटलीस्ट यस नो, मैं अगर बोलती हूँ कि आई होप मैं क्लियर हूँ, तो आप थोड़ा यस नो तो कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा सही है। आई डोंट नो यहाँ पे म्यूट का और अनम्यूट का ऑप्शन है क्या आप लोग के पास? अगर आपके पास है तो आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो वाया वॉइस, लेकिन अगर नहीं है तो आप मुझसे चैट इज़ द बेस्ट मीडियम, आप चैट्स के थ्रू पूछ सकते हो। दैट्स गुड अंकुर, यू आर क्वाइट इंटरेक्टिव। आपने आर्टिकल मेंशन किया आर्टिकल 79, बट ये किसके लिए मेंशन किया है आपने आर्टिकल 79? मतलब पार्लियामेंट के लिए किया है, तो पूरे आर्टिकल्स बताइए कि कौन सा आर्टिकल होता है ओवरऑल। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अपॉइंटमेंट जजेस का इस तरीके से हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरीके से हुआ, ये बताया। जजेस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके, दूसरे कुछ जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्ट करके इस तरीके से उनको अपॉइंट करता है। द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। मतलब अगर ये कंसल्टेशन जो करता है प्रेसिडेंट, ये ऑब्लिगेशन होता है, अगर वो जजेस से कंसल्ट नहीं करता तो नहीं अपॉइंटमेंट माना जाता है। ऐसे अगर हुआ जाए तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकता है, बट ऐसा नहीं होता है। तो कंसल्ट करना जजेस के साथ, उनका कंसल्ट करना इज वेरी मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप देखिए, यही है सेपरेशन ऑफ पावर। एग्जीक्यूटिव हमने देखा, लेजिस्लेटिव हमने देखा, जुडिशरी, यही सेपरेशन ऑफ पावर है कि प्रेसिडेंट कितनी लिमिट है किसी को अपॉइंट करने में। अगर मैं अपना ही कोई फेवरेट बंदा या बंदी अपॉइंट करूंगी चीफ जस्टिस, तो ऑब्वियसली वो मेरे ही फेवर में काम करेगा। इसको रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है या अमेंडमेंट्स हुए हैं कि नहीं, आपको कंसल्टेशन लेनी होगी जजेस के साथ, उसके बाद ही अगर कंसेंसस होगा तो ही बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ओके, मुझे कमेंट में बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कौन है। रेजिग्नेशन लेटर हम आएंगे, रेजिग्नेशन नवनीत ने पूछा है, वो हम आएंगे उस पर, क्योंकि पहले अपॉइंटमेंट तो कर दे, आपको हटाने की पड़ी है, पहले अपॉइंटमेंट देखिए, उसके बाद हम रिमूवल पे भी जाएंगे कि उनको रिमूव कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। कूल। नाउ अपॉइंटमेंट जो होता है 1950 टू 1973 प्रैक्टिस हैज बीन टू अपॉइंट द सीनियर मोस्ट जजेस। पहले प्रैक्टिस थी कि जो भी सीनियर मोस्ट होगा उनको अपॉइंट कर दीजिए, क्योंकि पहले जस्ट हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जस्ट हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म हुई थी, या जस्ट डेमोक्रेसी, तो हमने सीनियर मोस्ट जजेस को कर दिया। फिर उसके बाद कन्वेंशन, बट लेकिन 1973 में इसको वायलेट किया गया था जब A.N. रॉय को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया था। ठीक है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको कंसिडर नहीं किया, लेकिन A.N. रॉय को कंसिडर किया गया था, तभी वायलेट कर दिया गया था इस प्रिंसिपल को कि भाई सीनियर मोस्ट को तो आपने बनाया नहीं। तो फिर अगेन 1977 में M.U. बेग वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग द सीनियर मोस्ट जजेस। फिर से सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड कर दिया। फिर तो इस तरीके से डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नमेंट वाज कर्टेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सेकंड जजेस केस। ये केस है, इंपॉर्टेंट है, आप इनको मेंस आंसर राइटिंग के अंदर यूज कर लीजिए प्लीज। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डेली आंसर लिखिए प्लीज। आप जब तक आंसर नहीं लिखेंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको किस तरीके से चीजें इंक्लूड करनी है। तो आप इन सब जजमेंट्स को, इन सारे जो केसेस, इनको इंक्लूड कीजिए उसके अंदर, आंसर राइटिंग के अंदर। और मैं चाहती हूँ आप सब अच्छा करें। मेंस तो लिखे ही लिखे सब लोग, प्री निकालो, आप रट लो जो भी चीज़ें हैं, मगअप कर लो, समझो, जैसे भी करना है आप कर लो। हम धीरे धीरे उस टेक्निक पे भी आएंगे कि कैसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बट ये जैसे भी कोई फैक्चुअल चीज़ें देखो ना, उनको नोट कर लो कि ये तो मैं मेंस में लिखूंगा, क्योंकि अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के अंदर फैक्चुअल चीज़ें लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा होता है उसको ये लगता है कि वाह, बंदे के पास नॉलेज है, इसके पास नॉलेज है कि हाँ ये प्रेजेंट कर सकता है चीज़ों को।